नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। फोर्थ ग्रेड के टॉप प्रश्न, काफ़ी प्रश्न होंगे जो वैक्या से सीधे छपेंगे आपको एग्जाम में, और कहीं ना कहीं प्रश्न भी आपको सीधा का सीधा एग्जाम में फोर्थ ग्रेड में हूबहू छपने को मिलेगा। ये न सिर्फ मैं अपने आप को सांत्वना के लिए कह रहा हूँ, बल्कि हमारी मेहनत के ऊपर निष्कर्ष के रूप में मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर फोर्थ ग्रेड की क्लासें कब ला रहे हो। तो फोर्थ ग्रेड की ये क्लासें नहीं होगी, ये एक प्रकार की मॉडल टेस्ट सीरीज होगी। इसमें खास क्या रहेगा, पहला 2 मिनट आप मुझे देंगे तो मैं आपको विश्लेषण रूप से बता सकूंगा। तो देखिए फोर्थ ग्रेड का इसमें क्या होगा, हम प्रश्न लाएंगे तो प्रश्न के साथ व्याख्या लाएंगे। क्या करेंगे, व्याख्या। और मैं आपको वादा दिलाता हूं, जब एग्जाम होगा, एग्जाम का पेपर आएगा, मैं इतने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डालूंगा कि जो प्रश्न है वो हूबहू छपा, कि यहाँ से छपा वहां से छपा। ये ऐसी मेहनत के साथ सार्थकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने जीवन के 15 मिनट एक दिन के देने हैं दोस्तों। कितने, एक दिन के 15 मिनट कभी भी दे सकते हो। पूरा क्लास देखना है 15 मिनट, और जो आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको रट लीजिए, क्योंकि जो एक एक प्रश्न आपको बेहतरीन छांट कर लाए जा रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार हूबहू छपते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, छपते हैं। अगर मान लीजिए वहां से प्रश्न ये हूबहू नहीं छपता है तो उसके साथ हम व्याख्या करेंगे, व्याख्या भी याद कर लेंगे, जिससे मान लीजिए एग्जामिनर प्रश्न बनाता है ऐसे टॉपिकों पर तो सीधा का सीधा हम उस प्रश्न को कैच कर लेंगे, और वहां से हमारे सिलेक्शन के आधार बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। तो ऐसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। काफ़ी यहाँ भी प्रश्न रहेगा कि फोर्थ ग्रेड का लेवल कैसा रखेगा प्रश्न का। तो पशु परिसर आपका एग्जाम था, उससे ऊपर नहीं होगा और उससे नीचे नहीं होगा, यानी मध्यम लेवल के आपके प्रश्न आएंगे, बिल्कुल इजी प्रश्न आएंगे। लेकिन जो इजी क्वेश्चन आते हैं वही अक्सर दोस्तों गलत होते हैं। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी भी बढ़ानी है, साथ ही साथ व्याख्या को घोट के पी जाना है। 15 मिनट लगभग होगा। आज का सेशन हो सकता है लंबा चला जाए, क्योंकि रोजाना ये हम व्यर्थ नहीं करेंगे। आप आज आपको समझाने के लिए मैं आपको समझ बता देता हूँ। और इसमें लय किया जा रहा है राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान के जो है टॉपिक हैं। इनमें महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आपको पूर्णतः रिवाइज करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ईमानदारी से कार्यरत रहूंगा। तो आपको भी अपने रोजाना के जीवन के जो आपके प्रति डे हैं जो 15 मिनट लगभग देना होगा। जो आ रहा है उसका मूल्यांकन कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है तो खुद को झांकिए कि कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, उसको याद कर लीजिएगा। तो इसी क्रम और इसी आशा के साथ बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए बिना देरी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं पुनः बता देता हूँ, जैसे हवा महल है तो हवा महल का मैं ये आपके समक्ष बहुत बार प्रश्न आया है एग्जामिनर। मान लीजिए यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है तो नीचे व्याख्या भी करेंगे हम, जहाँ से एग्जामिनर अगर यहाँ से प्रश्न पुटअप करता है तो हमारा गलत नहीं होगा। 100% एग्जाम में हूबहू छपेगा, चाहे प्रश्न हो चाहे व्याख्या हो। तो व्याख्या भी महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी आपके महत्वपूर्ण है। चलिए, हवा महल का निर्माण सवाई मान सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई जगत सिंह। तो हवा महल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया, तो ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह ने। ये कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण जिसका प्रताप सिंह ने करवाया उसका नाम हवा, और जो तीसरी मंजिल है उसका नाम विचित्र जो है मंजिल है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हवा महल में। हवा महल है क्या, तो ये जयपुर में स्थित है आपके हवा महल में। ये 5 मंजिला है, जिसका निर्माण किसने, जयपुर के राजा हुए सवाई प्रताप सिंह। इनके दरबार में 22 दरबारी रहते थे, इसलिए 22 गंधर्वी की जो है वो दरबारी विद्वान के किसके रहते थे, तो सवाई प्रताप सिंह ने। निर्माण कब करवाया, तो 1799 में इस हवा महल का निर्माण करवाया। 5 मंजिला है। अब आपको ये 5 मंजिला भी याद होने चाहिए। कौन कौन सी 5 मंजिलों के नाम है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो जो निचली मंदिर जो है मंजिल है उसको शरद या प्रताप मंजिल भी कहते हैं। उसके बाद रत्न, तीसरी पर विचित्र, चौथी पर प्रकाश और अंतिम पर 5वीं हवा महल। क्यों, कौन सी रहेगी, हवा मंजिल। तो आपका प्रश्न होगा ये सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जो है वो रानियां होती थी, उनको जो है वो गणगौर की सवारी निकलती थी इस हवा महल के आगे से, उसको देखने के लिए ये खिड़की नुमा एक हवा महल बनाया गया। इसके पीछे रानियां देखती थी, जो सवारी निकलती थी उनको नहीं दिखता था अंदर का नज़ारा, लेकिन जो अंदर है उनको बाहर का नज़ारा दिखता था। इसलिए इस हवा महल का निर्माण, गणगौर की सवारी निकलती थी उसको रानियों को देखने के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया। ये बिना नींव के समतल भूमि पर बना है दोस्तों, इसमें नींवें नहीं है। और इसको ऐसा लगता है ये जयपुर का क्या है, जयपुर का हृदय या एयरपोर्ट के समान है दोस्तों। कैसा है, एयरपोर्ट। ये श्री कृष्ण का जो मुकुट होता है ना, उसी प्रकार आकृति में ये निर्मित है। कौन, हवा महल।
इसकी आपको खिड़कियां पूछ दे तो 953 बताना है, जबकि झरोके कुल 365 हैं। ये 88 फीट हैं। और कर्नल जेम्स टॉडवे, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, ये सर्वप्रथम भीलवाड़ा में इनका आगमन हुआ। ये श्री कृष्ण के मुकुट के समान इस हवा महल को बनाए हैं। और आप वास्तविक रूप में वहां जाओगे तो हवा महल जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण का मुकुट यहाँ रख दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। इसका वास्तुकार पूछ दे तो लाल चंद उस्ता है। प्रेरणा, ये खेतड़ी का महल था झुंझुनू में, वहां से सवाई प्रताप सिंह को इनकी प्रेरणा मिली और 1799 में हवा महल खड़ा कर दिया। रानियों को बाहरी दृश्य दिखाने के लिए उद्देश्य से इसमें संग्रहालय जो है वो 1983 में इसमें संग्रहालय का रूप घोषित कर दिया। अब एक कौन हुए विद्वान हुए, एडविन एर्नोल्ड। इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार अलाउद्दीन का जिन अगर उसको बाहर निकाल दे तो ऐसे महलों का निर्माण नहीं करवाया जा सकता, जिस प्रकार सवाई प्रताप सिंह ने ऐसे हवा महल का निर्माण कर दिया। तो हवा महल में आपका पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां झरोके हैं। और आपके कुल इसको याद रखना होगा कि 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने रानियों के उद्देश्य से खेतड़ी के महल झुंझुनू से यहाँ से इनको प्रेरणा मिली थी। तीसरी मंजिल का रहेगा सरद और अंतिम जो निचली जो है वो मंजिल रहेगी उसका प्रताप। सर्वप्रथम ऊपरी हवा, ये प्रमुख रूप से हवा महल का कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर, नागणेशी माता मंदिर, सास बहू मंदिर जो कि कहाँ है? नागदा में स्थित है, नागदा उदयपुर में। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जगत अंबिका मंदिर। काफी बच्चों का जो है माइंड में हमेशा प्रश्न होता है खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, भारत का खजुराहो, ये है क्या खजुराहो? तो उसका पूरा संश्लेषण करेंगे। खजुराहो कहा जाता है दोस्तों ऐसा मंदिर, ऐसा जहां पर नग्न मूर्तियां लगी हुई हैं, उसे कहा जाता है खजुराहो। तो पूरा खजुराहो के बारे में हम करेंगे चर्चा। तो देखिए, राजस्थान का खजुराहो पूछ दे आपको कहाँ है तो किराड़ू मंदिर कहा जाता है, जो कि हाथमा गांव आपके बाड़मेर में है। इसका प्राचीन नाम क्या है तो किरातकूप कहा जाता है। उपनाम इसको कहा जाता है मूर्तियों का खजाना। और इसे किराड़ू मंदिर है, ये बाड़मेर में है, इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये 5 समूहों का मंदिर है। कौन सा है? 5 समूहों का। ये कब निर्मित है तो 11वीं से 12वीं सदी में महामारू, जिसे गुर्जर प्रत्यार शैली के राजवंशों में इसे कौन सी शैली कहा जाता है तो महामारू शैली में निर्मित है। वर्तमान में अवशेष कौन? वर्तमान में यहाँ पर 5 समूहों का अवशेष है तो सोमेश्वर मंदिर का वर्तमान में अवशेष यहाँ पर है। अब आपको पूछ दे, देखिए आपको तो खजुराहो अगर भारत का पूछ दे तो छतरपुर यूपी में स्थित है, जो कि मिथुन अवस्था की यानी नग्न अवस्था में यहाँ पर मूर्तियां मौजूद हैं। गौरी का आक्रमण हुआ था इस खजुराहो छतरपुर यूपी वाले में। अब आपको पूछ दे, अंबिका माता जो भी अभी ऊपर प्रश्न था, जो जगत सलूम्बर में स्थित है, ये इसका निर्माण अल्लट या अल्लूरावल ने करवाया। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किसे? मेवाड़ का खजुराहो। अगला देखिए, भिंड देवरा जो कि रामगढ़ 12 में स्थित है, जिसका निर्माण मलय वर्मा ने करवाया। इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो या हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। किस प्रकार से? तो आपको भारत का खजुराहो पूछ दे तो छतरपुर यूपी में, राजस्थान का खजुराहो पूछ दे तो आपको रहेगा किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। मेवाड़ का खजुराहो पूछ दे तो आपको जगत अंबिका मंदिर सलूम्बर, और आपको हड़ौती का खजुराहो या मिनी खजुराहो पूछ दे तो भिंड देवरा 12। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। अगला देखिए, ब्लू पोएट्री का संबंध कहाँ से है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या चित्तौड़गढ़? ब्लू पोएट्री दोस्तों कौन? ब्लू पोएट्री इसका प्रमुख जो रहेगा कौन? कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों। कृपाल सिंह शेखावत इनके प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब ब्लू पोएट्री है क्या? तो ब्लू पोएट्री समझिए ये जयपुर में स्थित है। सर्वाधिक यहाँ पर नीले रंग का सर्वाधिक, ब्लू से ये आपको पता है ब्लू से नीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। प्रथम कलाकार जो कि कालू कुमार और सुडावन नाम के थे, इनको दोस्तों किसको? इनको आपको प्रशिक्षण देने के लिए अकबर के दरबार में दिल्ली भेजा था इनको प्रशिक्षण देने के लिए। और प्रसिद्ध ब्लू पोएट्री की महिला कलाकार पूछ दे तो कौन सी? बाई नाथी बाई हो जाएगी। अब प्रसिद्ध कलाकार पूछ दे ब्लू पोएट्री का तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से प्रश्न आपको 100% 4th ग्रेड में छपेगा। क्या करेगा? छपेगा। ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है तो कृपाल सिंह शेखावत हैं। 1977 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जबकि 25 रंगों की छपाई करने का कार्य करके रिकॉर्ड बनाया था किसने? कृपाल सिंह शेखावत ने। ब्लू पोएट्री के अन्य कलाकार कौन है? गोपाल सैनी। कौन? गोपाल सैनी। अगला देखिए,
2009 में पोल्ट्री को जो ब्लू पोल्ट्री है उसको जीआई टैग दिया गया, जबकि 2017 में आपके ब्लू पोल्ट्री को पृथक से अलग से जीआई टैग दिया गया। मतलब पोल्ट्री में कौन सी, ब्लू पोल्ट्री को तो 2017 में, जबकि पोल्ट्री को 2003 में दिया गया। याद कैसे रखोगे, तो ब्लू पोल्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। महिला कलाकार कौन है, तो नाथी बाई। कौन सी बाई, नाथी बाई। अगला देखिए, ब्लू पोल्ट्री को कामछिनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कामछिनी। तो ब्लू पोल्ट्री में याद रखना होगा, ये जयपुर की प्रसिद्ध है, कलाकार महिला में नाथूबाई, और ये नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, और प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। ये मुख्य रूप से आप ब्लू पोल्ट्री में आपको याद हमेशा के लिए कंठस्थ होना चाहिए। अगला देखिए, गवरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, इसे राई नृत्य भी कहा जाता है, शेखावटी, मेवाड़, मारवाड़ या हाड़ौती। तो इसका सही और सटीक उत्तर दीजिए। गवरी नृत्य भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। कौन, भीलों का नृत्य, शिव व भस्मासुर पर आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ में ये नृत्य किया जाता है। चलिए इस नृत्य को पूरा समझिएगा। भील जनजाति के आपको नृत्य याद होने चाहिए। तो भील जनजाति पहले तो निवास कहाँ करती है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में निवास करती हैं। तो इसकी ट्रिक याद रखिएगा, भीलों के अगर आपको नृत्य पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक क्या है, भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में हाथी पर बैठकर रम पीकर द्विचक्री घूमी। यानी गवरी से हो गया आपके गवरी या राई नृत्य, गेरों से हो गया आपके गेर नृत्य, फिर युद्ध से हो गया युद्ध नृत्य, द्विचक्री से द्विचक्री, घूमर से आगे घूमी से हो गया घूमर, हाथी से हाथीमना, और फिर रहेगा आपके कौन, रम से हो गया रमणी, और पी से हो गया पाली नौच। ये याद रखिएगा। इसके अलावा कौन कौन से है, तो साध नृत्य, गोसाई और हुंदरी नृत्य भीलों के नृत्य हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर मैंने देखा है कि भीलों के कौन सा नृत्य ऐसा है जो युगल है, जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है या महिला प्रधान नृत्य है। तो आपको याद किस प्रकार रखना होगा कि जो महिलाओं नृत्य हैं भीलों के, तो घुमरा एकमात्र ऐसा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। जबकि युगल नृत्य कौन सा है, पुरुषों और महिलाओं द्वारा, तो साध, पालिनोस और नेजा। ये आप दो कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो ये 20 वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। चलिए अब आपको समझना होगा कि भीलों का कौन सा गवरी या राई नृत्य कहाँ किया जाता है, तो मेवाड़ में किया जाता है। रक्षाबंधन होती है उसके 40 दिनों तक ये किया जाने वाला सबसे लंबा चलने वाला, इसका आधार क्या होता है, इसका शीर्षक क्या होता है, तो ये शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। दिन में खुले चौक पर किया जाने वाला नृत्य है। नर्तक जो है वो त्रिशूल में सारों और नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें पूछ दे तो मांदल, ढोल और थाली के साथ किया जाता है। 40 दिन नर्तक कौन, 40 दिन नर्तक आपके मांस, मदिरा व महिला का त्याग करता है। अंतिम 2 दिनों में वल्लावण और घड़ावत लघु नाटिकाएं की जाती हैं। इसमें एक नाटक और 11 क्या होती है, लघु नाटिकाएं होती हैं। जो कि प्रमुख नाटिकाएं कौन कौन सी होती है, तो खेडलिया भूत, काला गुजरी और मियावण। इसमें देखिए गवरी को कौन होती है, तो माँ पार्वती के जो वेश धारण करते हैं उन्हें गवरी कहा जाता है। पूरिया आपके शिव को कहा जाता है, जबकि बूढ़िया आपके भस्मासुर को कहा जाता है। जामटिया किसे कहा जाता है, तो कविता बोलने वाले को कहा जाता है। खड़खड़िया आपके कविता दोहराने वाले को, कुड़कुड़िया आपके सूत्रधार को कहा जाता है। गवरी एक लोकनाट्य भी है जिसे लोकनाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है। हूबहू छपने वाला प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। गवरी नृत्य आपको याद क्या रखना होगा, इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। ये मेवाड़ में भीलों द्वारा रक्षाबंधन के 40 दिन अवसरों पर किया जाने वाला, खुले चौक में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। शिव व भस्मासुर इसका कथा का आधार होता है। इसे लोकनाट्यों का मेरुदंड भी कहा जाता है। यह मुख्य आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है, जोधपुर, पाली, झालावाड़ या बूंदी। गागरोन दुर्ग बिजल देव राठौड़ द्वारा, कौन, बिजल देव राठौड़ द्वारा निर्मित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आओ और कालीचीन नदी पर स्थित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए गागरोन दुर्ग पूरा समझ लीजिएगा। अगर गागरोन दुर्ग से प्रश्न आया तो यहाँ से आपका एग्जामिनर प्रश्न जो है वो बनेगा तो वो फंस जाएगा दोस्तों। गागरोन दुर्ग आपके झालावाड़ में स्थित है। घंटियों का शहर झालरापाटन में झालावाड़। इसका दुर्ग का निर्माण आपके बिजल देव जो कि डोड परमार राजपूत वंश के थे। ये श्रेणी पूछ दे कैसा दुर्ग है, तो ये जल दुर्ग है अहो और कालीसिंध नदियों का संगम पर। और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जो बिना नींवों पर खड़ा है। पहाड़ी पूछ दे तो मुकुंदरा की पहाड़ी है। उपनाम याद रखना होगा आपको गागरोन का, तो डोडगढ़, दुल्लरगढ़, गिरगापुर या गुलका नगरी, श्री कृष्ण नगरी भी कहा जाता है। किसको, गागरोन दुर्ग को। इस गागरोन दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया, तो देवन सिंह खिसी ने इस पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। और मोहम्मद खिलजी ने जब 1444 में आक्रमण किया था तो इसका नाम क्या बदल कर दिया, तो मुस्तफा
बाद कर दिया, क्या कर दिया, मुस्तफाबाद कर दिया। दुर्ग के परकोटे का निर्माण, तो इसे जालिम परकोटा भी कहा जाता है, दुर्ग के परकोटे को जालिम परकोटा कहा जाता है। अब यहाँ पर आक्रमण हुआ किस प्रकार से, जौहर शाह का हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। प्रथम आप यहाँ पर हुआ दोस्तों कौन, प्रथम शाह का हुआ 1483 में असलदास खीसी और होशंगा शाह मालवा का शासक था, इनके मध्य जौहर यहाँ पर लाला मेवाड़ी उमा सांकली ने किया। और द्वितीय यहाँ पर जो है वो आक्रमण होता है 1444 को, यहाँ पर केसरिया पालन सिंह और महमूद खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारी में दोस्तों युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। यहाँ पर जौहर का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। मुख्य यहाँ पर प्रवेश द्वार है जिसका निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने करवाया, बुलंद दरवाजा प्रमुख रूप से स्थित है। याद क्या रखोगे, गागरौन दुर्ग में इसका निर्माण बिजल देव राठौड़ ने, आहू और काली सिंध जल दुर्ग है, बिना नीवों के खड़ा दुर्ग है। इसका निर्माण दोस्तों को इसने बिजल देव राठौड़ ने, जबकि इसका जो है वो नाम किसने बदला, मोहम्मद खिलजी ने बदला, जहां पर मुस्तफाबाद कर दिया गया। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी दरगाह वगैरह है, तो जौहर कुंड है, मीठे शाह पीर की दरगाह है, संत पीपा जी की छतरी है। ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट याद कर लीजिएगा। यहाँ पर गिद्ध करई है, जो भी राजनीतिक कैदी होता है उसको ऊपर से फेंक दिया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गिद्ध करई कहाँ है, तो आपके गागरौन दुर्ग है। यहाँ पर मधुसूदन मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया, तो दुर्जन शाह हाड़ा ने करवाया, जो कि कोटा के शासक थे। अरादा पूछ दे कि अरादा नामक है दोस्तों क्या, एक फसल है, एक प्रकार का ज्वलनशील यंत्र है, ये एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। तो ये एक प्रकार का ज्वलनशील यंत्र होता है जो फेंकने के, दुश्मन सेना जब आक्रमण करती है उस पर फेंकने का कार्य करता है। कौन है, तो अरादा है। हीरामन तोता आपके गागरौनी तोता है यहाँ पर है। जौहर कुंड व अंधेरी बावड़ी यहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा कि वेली किस्मन रुक्मणीरी ख्यात, ये जो आपके पृथ्वी सिंह राठौड़ ने लिखी, इसी जो है वो दुर्ग में अकबर ने जागीर में ये दुर्ग दिया था किसको, पृथ्वीराज राठौड़ को। तो ये आपको गागरौन दुर्ग में महत्वपूर्ण याद रखनी होगी बातें। अगला देखिए, बनी ठनी का चित्र किस शैली से संबंधित है, मेवाड़, मारवाड़, आमेर या किशनगढ़। बनी ठनी दोस्तों मोरध्वज नियालचंद ने इसका चित्र बनाया, राजस्थान की मोनालिसा के रूप में प्रसिद्ध। तो ऑप्शन नंबर आपकी डी रहेगा, किशनगढ़ शैली बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए, बनी ठनी का चित्र है क्या, तो ये दोस्तों एक प्रकार की क्या है, पेंटिंग है, जिसका निर्माण किसने करवाया, किसने बनाया इस चित्रकार, तो नियालचंद मोरध्वज ने इसका बनाया। इस बनी ठनी का मूल नाम पूछ दे आपको तो रसिक प्रिया नागरमणि उत्सव प्रिय मिलता है। आप किसका, बनी ठनी का। प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। जबकि ये बनी ठनी दोस्तों किशनगढ़ के राजा थे सावन सिंह, जो कि बाद में अपना नाम बदलकर नागरीदास कर दिया, उसकी प्रेमिका थी कौन, बनी ठनी। प्रकाश में लाने का हो गया आपके एरिक डिक्सन और फयाज अली। एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा, किसी, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। इस पर डाक टिकट आपके 5 मई 1973 को 20 रुपये का हुआ। वर्तमान में ये पेंटिंग्स बनी ठनी कहाँ स्थित है, तो राजपूता संग्रहालय अजमेर में स्थित है। इसकी एक प्रतिलिपि अल्बर्ट हॉल पेरिस फ्रांस में स्थित है। जबकि देखिए बनी ठनी भारत की बनी ठनी, राजस्थान की बनी ठनी तो हो गया आपके, लेकिन मोनालिसा जो कि रहेगा कौन, बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। लेकिन इस वास्तविक मोनालिसा का चित्र किसने बनाया, तो लियोनार्दो विंसी ने बनाया। ये नोट के रूप में आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, तगड़ी आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, सिर में, कमर में, गर्दन में या पैर में। सही और सटीक उत्तर दीजिए। तगड़ी आभूषण आपका कहाँ पहना जाता है, तो ये कमर में पहना जाता है। इसकी एक ट्रिक है, वो आप घोट के पी लीजिएगा। तो कमर से संबंधित जो भी कभी भी आपको कोई भी आभूषण पूछेंगे तो आप जो है वो हुबहू क्या करेंगे, छाप देंगे। तो ये ट्रिक आपको याद रखना होगा। ट्रिक क्या है, जीजू के कमरे में तगड़ा धन व करणती का सेट मिला। क्या, जीजू के कमरे में, किसके कमरे में, जीजू के कमरे में तगड़ा धन व कणगति का सेट मिला। जीजू से हो गया आपके, जी से हो गया जंजीर, कमरे में, कमरे से हो गया आपके कमरबंद, तगड़ा से हो गया आपकी तगड़ी जो ऊपर प्रश्न आया था, धन से हो गया करधनी, फिर व से हो गया वसन, कर्ण गति से कणगति, का से हो गया आपके कंदूरा और सेट से हो गया आपके छटका। तो ये कमर से संबंधित जो भी आभूषण है, ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। कभी भी कमर से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो आप गलत नहीं करेंगे, ये मुझे आशा उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमीर रासों की रचना। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, हमीर रासों की रचना किसने की, दयालदास, चंद्रबरदाई, जोधराज या कवि माघ। तो इसकी रचना किसने की, हमीर रासों की, तो हमारा जो यानी इसकी ट्रिक है, कैसा जो, हमारा जो यानी जोधराज।
चंद्रबरदई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। ये थे दोस्तों टॉप 4th ग्रेड के प्रश्न। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए। कैसी लगी 4th ग्रेड की पहली क्लास? मैं आपको वादा दिलाता हूँ एक एक प्रश्न, एक एक व्याख्याएं आपके 4th ग्रेड में हूबहू छपेगी। मैं जब स्क्रीनशॉट डालूंगा उस समय उस आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि वाकई सर आपकी मेहनत सार्थकता के साथ साबित हो गई। तो इसी उम्मीद के साथ हम निरंतर एक क्लास लाएंगे प्रत्येक राजस्थान कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान की। अधिक से अधिक प्रश्न लाकर व्याख्याएं करवा के रिवीज करवाने की हमारी चेष्टा रहेगी। ये वे प्रश्न और साथ में व्याख्याएं रहेगी जिससे आपका स्वयं मूल्यांकन भी होता रहेगा और कोई फैक्ट है वो आपको याद भी होना चाहिए। तो रोजाना के कम से कम 10-15 मिनट का आपको समय निकालना है और इस क्लास को जरूर देखना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।